बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की पुरस्कार कहानी का टॉपिक है मौत का परवाना। वो आती बहारों की एक सुहानी सुबह थी। हवाओं में हल्की सी खनकी का एहसास नुमाया था। फूलों की खुशबू से फिजा मुअत्तर थी। पहाड़ों की बर्फानी चोटियों पर सूरज की तमाज़त से चमकते सफ़ेद बर्फ के तोदे गोया ऐसे लग रहे थे जैसे चमकती चांदी के बने हुए हों। लंदन में मौजूद होटल की परशकवा इमारत कुछ ऐसी जगह वाक़िया थी जहां हर कमरे की खिड़की से एक तरफ साहिल समंदर नजर आता था तो दूसरी तरफ हद नजर तक बुलंदो बाला बर्फानी चोटियां नजर आती हैं। इस सुबह सूरज की तमाज़त शुरू होते ही होटल के कॉरिडोर, लॉबी, ड्राइंग रूम और किचन की रौनकें उरूज पर पहुंचने लगी। होटल रिसेप्शन पर मौजूद रीटा ने रजिस्टर पर लिखी हिदायत पढ़ी। नंबर 1 पर दर्ज था कि कमरा नंबर 22 में मौजूद शब्बीर साहब को सुबह 11 बजे इंटरकॉम करके जगाना था और ठीक 12 बजे बेरे के हाथों इनका ऑर्डर किया हुआ नाश्ता इनको पहुंचाना था। रीटा ने इंटरकॉम उठाया और नंबर डायल करने लगी। 1 2 3 12-15 बेलें होती हैं मगर फ़ोन अटेंड ना किया गया। वक्फे वक्फे से कई बार की गई मगर जब इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तो इसने होटल के मैनेजर को मुत्तला किया। मैनेजर की मौजूदगी में 2 बेरों ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर बेसूद। ऐसा लगता था अंदर कोई ज़ीरो मौजूद ही नहीं। शब्बीर साहब का मोबाइल भी बन जा रहा था। होटल रिकॉर्ड के मुताबिक वो कमरे में तन्हा ही थे। मजबूरन होटल मैनेजर को इजाफी चाबी की मदद से कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ा। मैनेजर और स्टाफ अंदर का मंजर देखकर इंतहाई दहशत का शिकार हो गए। कमरे के वस्त में मौजूद बेड पर शब्बीर साहब मुर्दा हालत में पड़े थे। इनका जिस्म नीला हो चुका था जबकि गर्दन पर सांप के डसे जाने के वादा निशानात मौजूद थे। मैनेजर हक्का बक्का रह गया। वह हैरान था कि होटल की 12वीं मंजिल पर साफ सुथरे बंद कमरे में सांप किस तरह पहुंचा। आनन फानन पुलिस पहुंच गई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हो गई कि इनकी मौत किसी जहरीले नाग के काटने से वाक़िया हुई है। नाग इस कदर जहरीला था कि शब्बीर साहब का पूरा बदन नीला हो गया और जहरीले नाग के काटने के बाद इन्हें दूसरा सांस लेना भी नसीब ना हो सका। शब्बीर साहब अरसा 22 साल से लंदन में मुकीम थे। इनकी मैयत जब नवाब शाह सिंध में मुकीम इनके वालिदैन के घर लाई गई तो इनकी बीवी आमना ये कहते हुए सदमे से बेहोश हो गई कि मैं और अम्मा कुबरा से कहती थी ना गिराओ इस दीवार को, रुक जाओ, 3 साल और रुक जाओ, मगर वो ना मानी। ले ली ना नाग देवता ने मेरे शोहर की जान। खुद कुबरा पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। एक तरफ बेटी जान से गई और दूसरी तरफ भाई भी नाग देवता की दुश्मनी का शिकार हो गया। क्या ये वही नाग था जो नागी शाह ने दफन किया था? 22 बरस एक तवील अरसा होता है। कुबरा आमना की नंद थी जो वीरान नजरों से ताबूत से नजर आते भाई के नीले चेहरे को तक रही थी जबकि इसके जहन के पर्दे पर 22 साल पहले माजी के इन शब रोज की स्लाइड चल रही थी। जमील की अपनी बेटी महविश 22 साला अलहड़ जोशीदा थी और वह सब अपने दादा की बोसीदा कदीम हवेली में रहते थे जिसके एक हिस्से को मनहदम करवाकर चंद माह कबल ही उन्होंने जदीद तर्ज पर घर तामीर करवाया था। और इस अनहदाम के दौरान नंद और बाबज के दोनों पोर्शन के दरमियान मौजूद दीवार भी गिरा दी गई थी जिसकी जड़ में नागी शाह ने नाग देवता को दफन किया था। क्या इनके भाई को डसने वाला नाग वही था जो 22 साल पहले यहाँ मदफून था? महविश की खूबसूरती मिसाली थी। पूरे खानदान में इस जैसी कोई और लड़की ना थी। सतवा नाग, नाजुक बदन, नील जैसी गहरी आंखें, रंग ऐसा जैसे चमकती हुई चांदी और सोने पर सुहागा के कमर से नीचे लटकते स्याह बाल। एक शाम जब वो नहाकर सहन में बैठी बाल सुखा रही थी, 2 वक्त मिल रहे थे। आमना मुमानी ने आवाज लगाई, महविश अंदर आ जाओ बेटा। जब 2 वक्त मिलते हैं तो तमाम रूहें असेब और बलाएं अपने ठिकानों पर वापस जा रही होती हैं। रास्ते में कोई खूबसूरत बशर नजर आ जाए तो इनका दिल इस पर आ जाता है, फिर वो कहीं का नहीं रहता। महविश अंदर आ गई। अंदर आते हुए पप्पो ने देखा वो अजीब लड़खड़ाती सी चाल चल रही थी। इसके घनेरे स्याह बाल माथे से लटककर पूरे चेहरे पर फेर रहे थे। अंदर आकर वो सो गई। सब जब बेदार हुई तो इसकी सुर्ख अंगारा हुई आंखें देखकर सभी परेशान हो गए। खुद महविश भी बेचैन थी। अगली शाम फिर वही झटपटे का वक्त था। महविश एक बार फिर बिस्तर पर बैठे बैठे मदहोश हो गई। बाल खुलकर बिखरे और आंखें सुर्ख अंगारा हो गई। सर को दाएं बाएं घुमाते वो भरपूर मर्दाना आवाज में बोली, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई कमरे में दाखिल ना हो, मैं 1 घंटे में यहाँ से चला जाऊंगा। आमना मुमानी हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुई और बोली, महविश महविश होश में आओ। इनका ये बोलना था कि इन्हें ऐसा लगा कि किसी बहुत बड़े मर्दाना हाथ ने इनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा है। उंगलियों के निशानात इनके चेहरे पर सख्त हो गए। चेहरा ऐसे जलने लगा जैसे इनके रुखसार में आग लग गई हो। इसके बाद महविश की मां ने जो कमरे में दाखिल होने की कोशिश की तो न जाने किस तरह फिसल कर इस बुरी तरह गिरी कि सर फटते फटते बचा मगर टखने की हड्डी तुड़वा बैठी। अब्बा मियाँ हिम्मत करके महविश के बेड तक जा पहुंचे और इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, महविश बेटा क्या हुआ? और वो हाथ जो उन्होंने इसके सर पर रखा था ऐसा लगा किसी ने पकड़कर ऐसा मरोड़ा कि इनकी चीखें निकल गईं।
कई हफ्ते वो अपने मजरू हवाजू को लेकर फिरते रहे। जब महविश नॉर्मल होती तो इसे कुछ याद न रहता कि इसके साथ क्या हुआ, मगर इसकी आगे मुस्तकिल सुर्ख रहने लगी और वो शदीद सर दर्द का शिकार रहने लगी। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वो बोला कि शदीद जहनी सदमे से दो-चार है। दवाएं दी गई मगर बेसूद। हर शाम इसी तरह महविश को दौरे पड़ते और वो बदहाल हो जाती। ये बात यकीनी थी कि कोई असेब है या कोई जिन जिसने महविश को अपने हसार में ले लिया है। कई तरह के आमलों और जिन भगाने के अलमबरदार मौलवियों ने महविश का इलाज करना चाहा, मगर इनमें से कोई अपना सर तोड़वाकर तो कोई टांग तोड़वाकर कमरे से निकला। एक शाजी के सामने के 4 दांत इस बुरी तरह टूटे और ऐसा घायल हुए कि जिन निकालने का जुमला सामान कमरे में छोड़ छाड़ कर आइंदा के लिए पीढ़ी फकीरी से तौबा करते हुए भागे। ये तमाम तो वो जाली लोग थे जो इन मासूम लोगों को दोनों हाथों से लूटते थे, जिनकी बच्चियां बेटियां किसी दिमागी अमराज के शिकार होती या इन पर मिर्गी या हिस्टेरिया के दौरे पड़ते थे। कुछ हालात का शिकार बहू बेटियां जो डिप्रेशन में मुब्तला होकर सफाकियों और अयाशियों का निशाना बन जाया करती थी। मगर महविश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कुबरा बीबी ने नागी शाह के बारे में सुना जो जिन निकालने के अमल के माहिर थे। इन्हें बुलाया गया। अभी वो कमरे के अंदर दाखिल भी नहीं हुए थे कि महविश के कमरे से सांपों के फंकाने की आवाजें आने लगी। नागी शाह ने कुबरा से कहा कि यह बड़ा खतरनाक नाग जिन है जो बगैर किसी के नाम के नहीं उतरेगा। अपने किसी रिश्तेदार का नाम जल्दी से बता जिसके नाम पर मैं इस जिन को उतारूं। कुबरा बीबी ने, जो कि महविश की हालत की वजह से अजहद परेशान थी और फिर इन्हें यकीन भी नहीं था कि ये नागिशा भी महविश पर से नागजिन को उतार सके या नहीं। इन्हें लग रहा था कि महविश पर नागजिन आशिक है, जबकि उन्होंने नागिशा को अभी तक ये बात नहीं बताई थी कि महविश के कमरे में अलमारी हत्ता के बेड के अतराफ से इन्हें भी अक्सर नादीदा नागों के पंखाने और सांस लेने की आवाजें आती रहती थी। महविश के हसीन घने और काले बालों पर इन्हें कहीं बार छोटे बारीक सांप लहराते हुए दिखाई देते तो वो डरकर पीछे हट जाती। नागिशा ने गले में एक बल खाता सांप लटकाया हुआ था, जबकि एक सांप की गर्दन हाथ में पकड़े था जिसका धड़ इसके बाजू पर लिपटा हुआ था। ए औरत, जल्दी बता, तेरी लड़की पर आशिक जिन किसके नाम पर उतारा जाए? शब्बीर अहमद उस्मानी। कुबरा बीबी ने जल्दी से अपने भाई का नाम ले लिया। आमना बेगम अपनी नन के मुंह से अपने खावंद का नाम सुनकर दिल पकड़कर बैठ गई। नागिशा धाड़े, जल्दी से 2 मिट्टी की कोरी हांडियां मंगवाओ और 2 किलो दूध भी मंगवाओ। सामान मंगवाया गया और नागिशा महविश के कमरे में दाखिल हो गए। खुले दरवाजे से सबने देखा महविश नागिशा की बेन की लेप पर बालों को लहरा रही थी कि खिड़की से एक नाग कमरे में दाखिल हुआ और महविश के गिर्द चक्कर लगाता रहा। नागिशा की बेन की धुन तेज से तेजतर होती चली गई। फिर वो नाग दूध से भरी कोरी मिट्टी की हांडी के अंदर मुंह डालकर दूध पीने लगा। दूध के खत्म होते ही वह इस बड़ी मिट्टी की हांडी के अंदर कुंडली मारकर बैठ गया। इसका सर हांडी से बाहर था। नागिशा ने दूसरी कोरी मिट्टी की हांडी से इसे ढांक दिया। इस दौरान महविश बेहोश हो चुकी थी। बादशाह नागिशा ने इस दोहरी बंद हांडी को हवेली के दोनों पोषण के दरमियान की दीवार की जड़ खोदकर दफन कर दिया और कहा, यह खतरनाक नाग देवता था जो तुम्हारी बेटी पर आशिक हो गया था। मैंने इसे हांडी में बंद करके तुम्हारे भाई शब्बीर अहमद उस्मानी के नाम पर उतार कर बंद कर दिया है। इस नाग देवता की उम्र 25 साल बाकी है। 25 साल बाद यह मर जाएगा, फना हो जाएगा। और अगर 25 साल से पहले यह हांडी किसी ने निकाल ली या किसी वजह से खुद निकल गई तो नाग देवता निकलकर शब्बीर अहमद उस्मानी को डस लेगा और वो मर जाएगा। मैंने नाग देवता शब्बीर अहमद उस्मानी के नाम मौत के परवाने के तौर पर निकाला है। जब तक ये मदफून है शब्बीर अहमद उस्मानी महफूज है। हांडी से निकलते ही वो नाग शब्बीर अहमद उस्मानी के खून की बू सूंघता हुआ इस तक पहुंच जाएगा और मार डालेगा, चाहे वो दुनिया के किसी किनारे जा बसे। बहरहाल इस वक्त तो बात आई गई हो गई। महविश, जो कि बेड पर बेहोश पड़ी थी, माँ के चेहरे पर पानी डालने से होश में आ गई। कुछ दिन कमजोर रही, फिर तंदुरुस्त हो गई। दिन मोती बनकर वक्त के थाल में गिरते रहे। इस वाक़ये को 7 बरस बीत गए। महविश 27 बरस की हो गई। रिश्ते तो बहुत आए मगर कहीं बात न बनी। खूबसूरती में आला मिसाल तो थी, मगर तमाम आने वालों के कान में कहीं ना कहीं से अजेब वाली बात पड़ी जाती, जिसे सुनकर वो भाग जाते। खुदा की कन्नी ऐसी हुई कि खानदान की किसी शादी में उमर बिन अजीज की नजर जो महविश पर पड़ी तो दिल ले बैठे। शहर से दोस्त की शादी में गांव आए हुए थे। नवाब शाह की दोशीदा की नीली आंखों के असीर हो गए। रिश्ता लगा, बात आगे बढ़ी। महविश की माँ तो जैसे तैयार बैठी थी। गांव के माहौल में 27 साल की लड़की का बोझ 100 मन का हो जाता है। ऊपर से माजी का अजेब पीछा नहीं छोड़ता था। उमर क्योंकि आजाद ख्याल शहरी माहौल का लड़का था, इसने असेब वसेब और जिनों नागों की कहानियों की परवाह न करते हुए महविश को शरीके सफर बनाकर ही दम लिया। सुहागरात अपनी दुल्हन के हाथों को थामकर अंगूठी पहनाते हुए इसे ऐसा लगा जैसे आसपास बहुत से नाग सर सरा रहे हो। सर झटक कर इसने इस एहसास से पीछे छुड़ाने की कोशिश की। महविश इतनी खूबसूरत, नाजुक और हसीन थी कि उमर तो शोर से ज्यादा इसका आशिकी बन गया था। शादी के बाद वो लोग हनीमून मनाने नथिया गली बूढ़ बन के कोहिसारों की तरफ रवाना हो गए।
हर बार जब वो अपनी शरीक हयात के लम्स को महसूस करता तो इसे ऐसा लगता जैसे आसपास बहुत से नाक फंकार रहे हो, सरसरा रहे हो या कुंडली मारे बैठे इसे घूर रहे हो, मगर आज तक कभी इसे किसी सांप ने नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सर झटक कर अपने इस ख्याल से छुटकारा पाने की कोशिश करता जिससे मोहब्बत हो जाए, बल्कि इश्क हो जाए और वो बिना किसी मसले के शरीक सफर भी बन जाए तो जिंदगी का सफर हसीन नहीं हसीन तर हो जाता है। शाहराए जिंदगी पर साथ साथ चलते 1 साल गुजर गया और हर गुजरते दिन के साथ उमर की महविश के लिए दीवानगी बढ़ती ही चली गई। 1 साल गुजरने के बावजूद इसे ऐसा लगता जैसे अभी इनका हनीमून पीरियड ही चल रहा है। काले रेशमी सिल्की घने और लंबे बाल जब लहराकर महविश की कमर पर फिसलते तो उमर को ऐसा लगता जैसे कोई नाग कुंडली मारकर बैठा है और लहराकर चल रहा है। महविश के रेशमी बालों से उड़ती मदहोश कर देने वाली खुशबुएं उमर को दीवाना कर देती। जब वो महविश के बालों में अपनी उंगलियां फेरता तो इसे ऐसा महसूस होता कि इसका हर बाल एक बल खाता बारीक सांप है जो बल खाकर कमर से नीचे लटक रहा हो। बालों से निकलती खुशबू ऐसी मशहूर कुन होती जो महविश के हसन को दोबाला और दुआशना कर देती और उमर इसके शहर में खो सा जाता। उस दिन तो उमर सचमुच दीवाना ही हो गया जब डॉक्टर ने इसे वो खबर सुनाई जिसको सुनने के लिए हर शादीशुदा जोड़ा बेचैन रहता है, यानी बाप के ओहदे पर फाइज होने की नवीद। हाथों का छाला तो इसने महविश को पहले ही बना रखा था, अब तो इसका बस नहीं चलता था कि इसे जमीन पर कदम ना रखने दे। वैसे इस हालत में कहीं लड़कियों पर रूप बढ़ जाता है तो कहीं लड़कियां बिल्कुल बेरोनक नजर आती हैं। महविश तो पहले ही खूबसूरत और हसीन थी, अब जो ममता का अलोही रूप चढ़ा तो हुस्न दो अशना हो गया। नीली झील सी गहरी आंखें मजीद हसीन होती चली गई और उमर शोहर से आशिक और आशिक से मजनू बनता चला गया। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आता जा रहा था उमर की वहशत बढ़ती जा रही थी। इसकी सास कुबरा बेगम कहती, बेटा हर शादीशुदा जोड़े पर यह वक्त आता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही दीवाने होते जा रहे हो। जिंदगी बहुत पुरसकून थी, सब लोग 8 साल पुराने वाकियों को यकसर भुला बैठे थे। एक रात पिछले पहर महविश बेचैन हुई तो उमर इसे शहर के बेहतरीन अस्पताल ले गया जहां वो रेगुलर चेकअप कराने जाते रहते थे। सब कुछ नॉर्मल था। नर्सें इसे लेकर ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गई। उमर अकेला बाहर खड़ा रह गया। बस 30 मिनट लगे जब उमर की दुनिया लुट गई। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि अचानक बीबी शूट कर गया और ना हम दुनिया में आने वाली नई जान को बचा सके और ना ही इसकी माँ को। वेरी सॉरी। उमर के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अभी तो मुस्कुराते हुए अंदर गई थी। ऐसा क्या हो गया? इसने अपना सर दीवार पर दे मारा। लहू इसके माथे से होता हुआ आंखों में दाखिल हो गया। गरम गरम लहू चेहरे पर ऐसे बह रहा था जैसे लहराते हुए सांप हो। उमर होशो हवास से ऐसा बेगाना हुआ कि इसे आखिरकार चंद सालों बाद पागल खाने में एडमिट कराना पड़ा, जहां वो हर वक्त सांप सांप, नागिन और इंतकाम जैसे अल्फाज चिल्लाता रहता। वक्त ने मरहम लगाया। कुबरा बेगम ने बेटे की शादी करने की ठानी। भाई और भावज आमना तो सालों पहले 7 समंदर पार जा बैसे थे। घर खाली ही पड़ा था। उन्होंने सोचा बेटे की शादी है, घर को मुनद्दम करवाकर नए सिरे से तामीर करवाया जाए। इनकी अम्मा ने लाख मना किया, दीवार ना गिराओ, यहाँ नाग मदफून है, मगर आमना के बेटे ने एक बात ना सुनी। वक्त की गिरद ने तमाम गुजरे हालात और वाकयात को धुंध में लपेट दिया था। 22 तवील सालों में सब भूल गए थे कि दीवार की जड़ में मदफून हांडी में कुबरा के भाई की मौत का परवाना दफन है। इनकी भावज ने मना भी किया, मगर नंद के बेटे को इस फरसुदा और अफसानवी बातों पर कोई इतबार ना था। बेटा 3 साल और रुक जाओ, अम्मा ने बहुत समझाया। अम्मा आप ना जाने कौन से जमाने की बातें कर रही हैं। 22 वर्षों में तो वो नाग और हांडी सब मिट्टी में मिल गए होंगे, मर खप गए होंगे। अम्मा बोली, ना बेटा, वो नागिशा बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने नाग देवता को तो निकाल लिया था, मगर महविश को ना बचा सके। मगर इनकी ज़ईफाना सोच की एक ना सुनी गई। कहा गया कि मामू तो एक अरसे से लंदन में मुकीम है और क्या वो नाग नवाब शाह की दीवार से निकलकर 7 समंदर पार लंदन पहुंच जाएगा। हंसते हुए इसने अम्मा को समझाया। खुदाई शुरू हो गई। पुरानी बसीदा इमारत की जगह नई जदीद इमारत वजूद में आ गई। कुछ भी नहीं हुआ। अब तो मामू भांजे की शादी में शिरकत करने के लिए आने वाले थे कि इतला मिली कि वो लंदन के होटल के कमरे में मुर्दा पाए गए हैं। लगता था कि इसको किसी नाग ने डसा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती थी। कुबरा बेगम ताबूत में मौजूद भाई का नीला चेहरा देखकर फूट फूट कर रो रही थी। काश कि अपने बेटे को मना कर देती, 3 साल और रुक जाओ, मत ढाओ दीवार को। मगर जो होना था हो चुका। कुबरा बीबी के दिमाग में कई सवाल जन्म ले रहे थे। क्या वाकई ये वही नाग था जो दीवार की जड़ में 22 साल तक मदफून रहा था? क्या ये वही नाग था जो 22 साल पहले इनकी बेटी पर आशिक हुआ था? क्या कोई मदफून सांप 7 समंदर पार का सफर तय करके लंदन के होटल में भाई को ढस सकता है? क्या वाकई ये वही नाग था जिसे नागी शाह ने 22 साल कबल कोरी हांडियों में बंद किया था? क्या मौत का परवाना नाग की शक्ल में भी हो सकता है? कुबरा बेगम को तो इस सवाल का जवाब ना मिल सका। अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी और इसी तरह की पुरस्कार कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।